नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे? अच्छे ही होंगे। कोई दिक्कत तो होनी नहीं है, घर पे बैठे हो, बीमारी से बचे पड़े हो, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसफॉर्मर की तीसरी क्लास। 2 क्लास हम लोगों ने कर ली। कैसी लगी आप लोगों के? कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं आए, एक आधे बच्चों के लाइव में कमेंट आए हैं। बाकी जितने बच्चे देखते हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करें, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है इस चीज़ से, और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आने का प्रयास हमारा रहता है कि भाई बढ़िया कंटेंट हम लोग लेके आएँ आप लोगों के लिए, अच्छी अच्छी किताबों से चुन के आपको तैयारी करवाएं जो कंपटीशन में आप लोगों के काम आएगी। प्लस इसके अलावा अगर आप ITI के स्टूडेंट हो, आपका कोई सा भी सेमेस्टर चल रहा हो, चाहे आपका 4th सेमेस्टर हो या मुझे नहीं पता ट्रांसफॉर्मर कौन से सेमेस्टर के अंदर है, लेकिन जिस भी सेमेस्टर की आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपके ये काम आना है, ठीक है, आज नहीं तो कल काम आएगा, काम तो ये आपके पक्का आना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहें, काम आप लोगों के आ जाएगा। अब आज हम बात करेंगे, जैसे कल ट्रांसफॉर्मर की बकोल्ज रिले हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था। बकोल्ज रिले के अंदर सिस्टम क्या होता है? बकोल्ज रिले में 2 फ्लोट लगे होते हैं, ठीक है। बकोल्ज रिले मैंने बताया था कि ये एक प्रकार की सेफ्टी डिवाइस है जो पहले क्या करती है, एक अलार्म बजाकर सूचना देती है, ठीक है। इसमें ना 2 फ्लोट लगे होते हैं, एक तो A फ्लोट होता है, एक B फ्लोट होता है। 2 फ्लोट लगे होते हैं। पहला फ्लोट क्या काम करता है कि जैसे ही टेम्परेचर क्या करने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें गैसें क्या बनेगी? ज़्यादा बनेगी। तो गैसें ज़्यादा बनेगी तो पहला क्या करेगा, जो फ्लोट A है वो नीचे गिर जाएगा, और नीचे गिर जाने के बाद वो क्या करेगा, एक बेल बजाएगा, ठीक है, बेल या अलार्म बजाएगा और सूचना देगा कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक इंटरनल फॉल्ट आया है, ठीक है। हम लोग इसको क्या करते हैं कि मान लो बेल हमें सुनाई नहीं दी, हम लोगों ने क्या कर दिया, बेल को इग्नोर कर दिया। तब ये जो B नंबर का फ्लोट है ये क्या करता है, जैसे ही मान लो ट्रांसफॉर्मर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री से ऊपर होने लग जाए, ठीक है, तो इस टाइम ये क्या करेगा, B फ्लोट जो है वो नीचे गिरेगा, B फ्लोट नीचे गिरेगा और ट्रांसफॉर्मर को क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। तो ये सुरक्षा युक्ति इसलिए है क्योंकि पहले तो ये बेल बजाकर सूचना देगी कि भाई आपके ट्रांसफॉर्मर में कोई खराबी आई है, अगर आप संभाल सकते हो तो संभाल लो, वरना फिर मेरे को तो संभालना ही संभालना है, ठीक है। तो बाद में ये क्या करेगा, इसको बंद कर देगा। समझ आ गई आप लोगों को? इसमें 2 फ्लोट होते हैं, एक A फ्लोट होता है और एक B फ्लोट होता है। A फ्लोट क्या काम करता है, जैसे ही उसमें गैसें ज़्यादा बनेगी तो ये क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने के बाद क्या होगी, अलार्म बजेगी, ठीक है। हम लोगों ने संभाल लिया तो ठीक है, अगर हम लोग नहीं संभाल पाए तो जैसे ही मान लो ट्रांसफॉर्मर ऑयल का जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा या 100 से ऊपर हो गया, तो उस टाइम पर ये क्या काम करेगा, ट्रांसफॉर्मर को बंद कर देगा, ठीक है। समझ आ गया? इसके अंदर क्या होता है कि स्विच लगे होते हैं भाई, ठीक है। इसके अंदर मरकरी स्विच लगा होता है जो क्या करता है, जो सीधा B फ्लोट के साथ जुड़ा होता है। जैसे ही B फ्लोट गिरता है, मरकरी स्विच क्या कर देता है, ट्रांसफॉर्मर को ऑफ कर देता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं जिसे हम एक्सप्लोजन वेंट भी बोलते हैं और प्रेशर वाल्व भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, प्रेशर रिलीज वाल्व भी बोला जाता है या एक्सप्लोजन वेंट बोला जाता है, एक्सप्लोजन वेंट, या इसको क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है प्रेशर वाल्व, ठीक है। प्रेशर वाल्व भी इसको बोला जाता है, ठीक है। प्रेशर रिलीज वाल्व बोल सकते हैं या प्रेशर वाल्व बोल सकते हैं। ये क्या काम करता है, जैसे ही मान लो टेम्परेचर क्या हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इसका क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो जैसे ही मान लो 100 डिग्री से सेंटीग्रेड से ऊपर इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या किसी दोष आ जाता है जैसे ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, तेल बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाता है और तेल का जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, अचानक से बढ़ेगा। तो इस टाइम पर ये क्या काम करेगा, एक बेल बजाकर सूचना देगा और बाद में ये क्या कर देगा, उस चीज़ को बंद करने का काम करेगा। जो बकोल्ज रिले होती है और ये जो एक्सप्लोजन वेंट होते हैं, ये दोनों साथ साथ लगे होते हैं, ठीक है। इसका जो डायफ्राम है वो क्या करता है, टूट जाता है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। क्लियर आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं टेपिंग स्विच के बारे में। टेपिंग स्विच, टेपिंग स्विच क्या काम करता है भाई, जैसे मान लो ये मेरा क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर है, इसकी 2 वाइंडिंग है, ये एक प्राइमरी वाइंडिंग है, ये एक सेकेंडरी वाइंडिंग है। टेपिंग स्विच क्या काम करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जुड़ा होगा,
ठीक है। ये तो है नहीं कि बार बार हम ट्रांसफॉर्मर की क्या है कि टर्नों को हम अलग करते रहेंगे, जैसे तार लपेट दिया, तार को वापस हटा दिया, तार को लपेट दिया, तार को हटा दिया, ऐसा कुछ तो हम लोग कर नहीं सकते। हमें क्या करना है, जैसे ही मान लो कि जिस रेटिंग की वोल्टेज हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस पर टेपिंग सेट कर लेंगे। ये क्या कर सकते हैं, जैसे हाथ से हैंडल घुमाते हैं ना, उस हिसाब से क्या किया जाता है, इसकी टेपिंग को क्या कर लिया जाता है, टेपिंग चेंज कर ली जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, टेपिंग स्विच या टेप चेंजर भी बोला जाता है। ठीक है, टेपिंग स्विच को क्या बोला जाता है, टेप चेंजर। जैसे ही जिस मान की हमें क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए, ठीक है, जिस वैल्यू की हमें वोल्टेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, टेपिंग के थ्रू नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये वीडियो आप मेरे चैनल जॉब गुरु विजय शर्मा पे देख रहे हो, तो अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज मेरा लाइक कर लो, और जॉब गुरु विजय शर्मा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर पूरा कोर्स चलता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो भी ITI के स्टूडेंट हैं। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए जो ITI कर रहे हैं या जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाहर जाके आप इतना सारा पैसा लगाते हो, इससे अच्छा है कि आपको घर बैठे वो चीज़ें मिल रही है जो आपको बाहर की क्लासों में मिलेगी ऑफलाइन में, ठीक है। और वीडियो देखने का ये भी मतलब है कि आप जैसे ही मतलब क्लासें देखते हो, ठीक है, और आपके माइंड में ऐसी चीज़ आ गई कि भाई कुछ टाइम बाद आप भूल रहे हो, तो जो ऑफलाइन क्लासें हैं वो आप दोबारा नहीं ले पाओगे, लेकिन ऑनलाइन वीडियो आप कभी भी देख सकते हो। तो जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके आप नोटिफिकेशन जो है उसको चालू कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अभी जो चीज़ आएगी वो ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। दो प्रकार से हम ट्रांसफॉर्मर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्थापना स्थल के आधार पर। नेक्स्ट हेडिंग है स्थापना स्थल के आधार पर ट्रांसफॉर्मर का उपयोग, यूज लिख लेते हैं, ठीक है। अब स्थापना स्थल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मर होता है दोस्तों इंडोर ट्रांसफॉर्मर होता है, और एक होता है आउटडोर। इंडोर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, या तो किसी कमरे के अंदर लगा होता है या किसी कहीं पर अपन क्या कर लेते हैं, सेट बना के वहाँ पे लगाया जाता है। और आउटडोर ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, खुले में लगाया जा सकता है। अब इंडोर ट्रांसफॉर्मर जो होता है ये कम वैल्यू के होते हैं, ठीक है, ये कम KVA रेटिंग के होते हैं। इनकी KVA रेटिंग क्या होती है, कम होती है। दूसरा क्या है, इसके बारे में लिख रहे हैं इंडोर के बारे में, ये किसी शेड या बंद जगह पर रखे होते हैं, ठीक है, रखे होते हैं। ये किसी शेड के नीचे रखे होते हैं, जैसे मान लो ये जो शेड बने होते हैं, ठीक है, लोहे वाली जो जाली होती है उसका शेड मान लो, या स्टील की जो टिन वगैरह होती है, टिन शेड जिसको बोलते हैं, वहाँ पर रखे होते हैं, ठीक है। कम क्षमता वाले होते हैं और उनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है भाई, इनका उपयोग उद्योगों के लिए किया जाता है। जैसे किसी को अलग से अपना एक ट्रांसफार्मर मिला होता है ना, जैसे आप उद्योगों में देखते हो कोई भी फैक्ट्री वगैरह है तो उनको अलग से ट्रांसफार्मर मिला होता है, जो वो क्या रखते हैं अपनी उद्योग के अंदर ही किसी शेड बना लिया, शेड बना के उसके नीचे रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आउटडोर ट्रांसफार्मर, नंबर 2 आता है आउटडोर ट्रांसफार्मर। अब आउटडोर ट्रांसफार्मर क्या है, KVA रेटिंग क्या होती है, KVA रेटिंग क्या होती है इनकी भाई ज़्यादा होती है, ठीक है। इनको खुले में ही रखा जाता है, और जैसे मान लो आप कभी बिजली घर में गए हो, या आपके बाहर आप लोग आपके गांव के, आपके शहर के बाहर आप लोगों ने देखा है कि जैसे इस प्रकार से 4 खंबे लगा के यहाँ पर ट्रांसफार्मर रख दिया जाता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं क्या होते हैं, आउटडोर ट्रांसफार्मर होते हैं। इन पे धूप छांव किसी का भी कोई असर नहीं होता, ठीक है जी। चलिए, आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट एक ट्रांसफार्मर है जिसके बारे में शायद अभी जो बच्चे ITI कर रहे हैं उन लोगों ने तो सुना होगा, लेकिन जो पहले अगर ITI कर चुके हैं तो उन लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है। तो आज मैं उस ट्रांसफार्मर के बारे में भी बात करूंगा, शुष्क ट्रांसफार्मर या ड्राई ट्रांसफार्मर, ठीक है, ड्राई ट्रांसफार्मर। ये ड्राई ट्रांसफार्मर क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन ये ड्राई कैसे होता है कि जैसे मान लो यहाँ से ट्रांसफार्मर क्या किया, निर्माण किया, इस जगह से क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर बनाया जा रहा है, और हमारा जो स्थापना स्थल है वो इस जगह है।
हमें क्या करना है, इस ट्रांसफॉर्मर को इस जगह पे लेके जाना है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रांसफॉर्मर को क्या कर लिया जाएगा, शुष्क कर लिया जाएगा। शुष्क कैसे करेंगे, इसकी जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, उसको सुखा लिया जाता है, ठीक है, उसकी वाइंडिंग और ऑयल वगैरह जो है उनको सुखा लिया जाता है। सुखा के इसमें क्या भरा जाता है, इनको कर दिया जाता है निर्वात। निर्वात करने के बाद इसके अंदर क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और उसके बाद क्या ले जाया जाता है, जहां इंस्टॉल करना है, ठीक है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को क्या बोला जाता है, शुष्क ट्रांसफार्मर बोला जाता है। निर्माण स्थल से लेकर जहां इंस्टॉल करना है वहां तक ले जाएंगे, लेकिन इसके अंदर ऑयल वगैरह होगा, ठीक है, तो उसका वेट वगैरह बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम होगी, तो इसको क्या कर दिया जाता है, इसकी जो वाइंडिंग वगैरह है, ऑयल वगैरह है, उसको निकाल दिया जाता है और जो वाइंडिंग बचेगी उसको सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, सील बंद कर दिया जाता है, ठीक है। उसकी हवा निकाल के उसको क्या कर दिया जाता है, सील बंद करके उसको क्या कर दिया जाता है, निर्वात कर दिया जाता है। और निर्वात करने के बाद इसके अंदर क्या भर दी जाती है, नाइट्रोजन गैस। जैसे हम बल्बों के अंदर गैस भरते हैं ना निर्वात करके, वैसे ही क्या कर दिया जाता है, इसके अंदर भी गैस भर दी जाती है। होप की समझ आ गया होगा आपको, आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ आई होगी कि भाई कौन सा जो ट्रांसफार्मर है वो कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ड्राई ट्रांसफार्मर कौन सा है, ठीक है। इसका जो भाग है उनको अलग अलग करके सुखाया जाता है, जैसे कोर को अलग करके सुखा लिया, वाइंडिंग को अलग करके सुखा लिया, तेल को अलग से सुखा लिया, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार क्वेश्चन आया है ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। तो ट्रांसफार्मर में ये तो है नहीं कि भाई आप लोगों ने पेट्रोल डाल दिया, डीजल डाल दिया, मिट्टी का तेल डाल दिया। ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है, इसमें एक विशेष प्रकार का तेल डलता है, ठीक है, पेट्रोलियम खदानों से निकलने वाला तेल है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं इसको खनिज तेल, ठीक है। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या बोला जाता है, खनिज तेल, या दूसरा क्या होता है, सिंथेटिक ऑयल। दो प्रकार के ऑयल, इसको क्या बोला जाता है, मिनरल ऑयल और ये सिंथेटिक ऑयल। दोनों ही तेल का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इन तेल का यूज करने का क्या लाभ है, इस तेल का यूज करने का क्या लाभ है, ठीक है। तो ये जो तेल होता है यह सरलता से वाष्पीकृत नहीं होता, ठीक है। ये इसके क्या है, लाभ है भाई, ठीक है। ये जो तेल होते हैं खनिज तेल या सिंथेटिक ऑयल, ये सरलता से क्या नहीं होते, वाष्पीकृत नहीं होते, ठीक है। अचालकता प्रदान करते हैं, ठीक है। और इनकी क्या होता है कि तापमान सहने की क्षमता भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखते हैं, अर्थात उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखते हैं या ऊष्मा के अच्छे चालक हैं, ठीक है। ऊष्मा के क्या होते हैं, अच्छे चालक हैं, ठीक है। उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखते हैं और ऊष्मा के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न विस्कोसिटी रखने वाला होता है, निम्न विस्कोसिटी रखने वाला होता है या सरलता से प्रवाहित हो सकता है, ठीक है। सरलता से ये क्या हो सकता है, प्रवाहित हो सकता है भाई, ठीक है। और ज्वलन बिंदु क्या होता है, उच्च ज्वलन बिंदु, ये कुछ पार्ट है, ठीक है। उच्च ज्वलन बिंदु होता है भाई, ठीक है। अब ये सारी चीज़ आप लोग एक बार नोट कर लें। दोबारा बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो क्या क्या काम करता है, एक तो अचालकता प्रदान करता है, ठीक है। एक चीज और करता है, कूलिंग प्रदान करता है, कूलिंग प्रदान करता है,
ठीक है, कितने काम करता है। अब देखो एक ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल किस चीज़ का यूज़ करते हैं, और यूज़ करने का एक एक चीज़ देख के की जाती है कि भाई इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो इसका लाभ क्या मिलेगा। तो जो सिंथेटिक ऑयल या खनिज तेल हम लोग यूज़ करते हैं उसका लाभ एक तो ये है कि कूलिंग प्रदान करता है, ठीक है, जो वाइंडिंग होती है उनको ठंडा रखने का काम करता है। दूसरा क्या है कि ये सरलता से वाष्पीकृत नहीं होता और अचालकता प्रदान करता है, ठीक है, अचालकता प्रदान करता है दोनों कोयलों को, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंगों को क्या करेगा, अचालकता प्रदान करेगा, दोनों को क्या करेगा, ठंडा रखने का काम करेगा, ठीक है। और इसकी क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है वो ज़्यादा होती है, और ये क्या होते हैं कि ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, ठीक है। जैसे ही मान लो कि गर्म हो जाता है उस टाइम पे भी ये क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है, कम होती है, मतलब सरलता से ये क्या कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पे। होप की समझ आ गया होगा। और एक चीज़ और याद रखना कि ये क्या होता है, एक चीज़ और लिख लेते हैं, नेक्स्ट एक चीज़ और लिखते हैं, वायु में रखने पर कम नमी सोखते हैं। एक चीज़ और है, वायु में रखने पर, वायु में रखने पर कम नमी सोखते हैं, ठीक है। नमी क्या करते हैं, ये कम पकड़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना आप लोग, टाइम टू टाइम क्या करनी चाहिए, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, समय समय पर इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जांचनी चाहिए। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि भाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो चीज़ होती है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जिससे मतलब उसकी अचालकता किस लेवल तक वो क्या कर सकती है, वोल्टेज सहन कर सकती है, ठीक है। जैसे मान लो अचालकों की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ये मेरा कोई तार है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या कर दी, ये मैंने कवर कर दी। अब इस कवर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछ ले कि भाई इस कवर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। जैसे मान लो 400 वोल्ट सप्लाई तक क्या कर सकता है, ये आराम से सहन कर सकता है, ठीक है। 400 से ऊपर अगर मान लो इसको 401 वोल्ट सप्लाई भी दे दी मैंने, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा या ख़राब होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 400 वोल्ट जो है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है कि इस ताकत तक ये क्या कर सकता है, वोल्टेज सहन कर सकता है, ठीक है। तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या करनी चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज कर लेनी चाहिए कि भाई कहाँ तक ये अचालक का काम करेगा, ठीक है, और कब ये क्या करेगा कि इसकी अचालकता ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। होप की समझ आ रहा होगा अच्छे से। अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो एक बार शेयर कर दें क्लास को, और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं उन लिंकों को आप लोग ज्वाइन कर लें। फेसबुक पेज फन टॉक्स विद विजय के साथ आप लोग जुड़ जाएं, ठीक है। डेली अपनी क्लास लगती है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बताएं कि भाई वहाँ पर डेली क्लास लगती है। अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताएं, अगर आप लोगों को पसंद आए क्लासें तो प्लीज़ आप लोग बताएं, ठीक है। आप लोग बताओगे, हेल्प करोगे, इसमें हमारी भी हेल्प होगी, और ज़्यादा बच्चे अगर जुड़ेंगे तो क्लास पढ़ाने का भी मज़ा कुछ अलग ही आएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। और डेली 8 बजे अपनी क्लास जो है वो लाइव हो जाती है, तो 8 बजे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आने की कोशिश करें कि शाम को 8 बजे आप लोग आ जाएं। और अगर आपको अभी भी ये टाइम सेट नहीं बैठ रहा, जिसमें देखा है मैंने कल जैसे 3-4 बच्चे लाइव होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5000 सब्सक्राइबर हैं मेरे, और 3 या 4 बच्चे लाइव होते हैं, 45-50 व्यूज़ आते हैं, तो थोड़ा सा वो होता है कि यार मैं ऐसी बस इस फील्ड में मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, ठीक है। चलिए, अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट पे चर्चा करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण या EMF, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, या ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर की विद्युत वाहक बल समीकरण, ठीक है। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, सीधी समीकरण पूछ लेते हैं, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल जो होता है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, लिखो। किसी ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में
पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल ईएमएफ तीन कारकों पर निर्भर करता है, तीन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन कौन से तीन कारक है भाई? एक तो होता है कि ट्रांसफॉर्मर कोर में पैदा होने वाला अधिकतम फ्लक्स, एक तो है ट्रांसफॉर्मर कोर में पैदा होने वाला अधिकतम फ्लक्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर कोर में पैदा होने वाला अधिकतम फ्लक्स, यानी इसको क्या बोल सकते हैं आप? फाई एम। ठीक है, इसको फाई एम से डिनोट कर सकते हैं। दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? दूसरा डिपेंड करेगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे, और तीसरा डिपेंड करेगा वाइंडिंग की लपेट संख्या पे। दूसरा डिपेंड करता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर, और तीसरा डिपेंड करता है भाई नंबर ऑफ टर्न्स पर या वाइंडिंग की लपेट संख्या पर। ठीक है, वाइंडिंग की लपेट संख्या। ठीक है, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है ट्रांसफॉर्मर की जो विद्युत वाहक बल समीकरण होती है। जैसे अब इसमें डिपेंड कैसे समीकरण निकालेंगे, तो E इक्वल टू, ठीक है, E इक्वल टू सीधा लिख सकते हैं फाई एम, या E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? E समानुपाती फाई एम एफ एन। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन ये है कि जो पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? फाई एम पर करेगा। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में पैदा होने वाला ईएमएफ किस पे करेगा? अधिकतम फ्लक्स पे करेगा। एम क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स, ये फ्रिक्वेंसी आ गई एफ। ठीक है, और ये एन आ गई नंबर ऑफ टर्न्स। अब एक चीज़ देखो, एसी के अंदर क्या होता है? सप्लाई 4 बार चेंज होती है। जैसे यहाँ से आई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। यहाँ से तो चलिए मान लो 1 2 3 और 4 बार क्या होती है? सप्लाई चेंज होती है। ठीक है, और अब क्या होगा आगे आपको एक समीकरण और बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या काम करेगी? मतलब 4 बार क्या होगी? चेंज होती है। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। 4 बार क्या होता है कि शून्य से अधिकतम वो क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, तो E अगर आरएमएस वैल्यू निकालेंगे कि E आरएमएस क्या होता है? E एवरेज इंटू 1.11। 1.11 क्या होता है? फॉर्म फैक्टर। मैंने आपको चीज़ बताई थी, 4 चीज़ें बताई थी। एक तो बताई थी आरएमएस वैल्यू, एक बताई थी एवरेज वैल्यू, एक बताया था फॉर्म फैक्टर, और एक बताया था मैंने पीक फैक्टर। आरएमएस वैल्यू कितनी होती है? 0.707। ये कितनी होती है? 0.637, 1.11, और ये होता है 1.414। ठीक है, इस हिसाब से मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई है कि ये 4 वैल्यू होती है जो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अब क्या होता है कि E आरएमएस क्या हो गया? E एवरेज इंटू 1.11। तो टोटल E क्या हो जाएगा? तो 4 बार क्या होगा? ऊपर नीचे होगा, तो 1.11 को गुणा करोगे आप इंटू 4 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 4.44। ठीक है, और बाकी ये चीज़ क्या है? फाई एम एफ और एन। ये क्या बनती है? ईएमएफ इक्वेशन बनती है। दोनों इक्वेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और एक ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। समझ आया होगा आई होप आप लोगों को। ठीक है, फ्रिक्वेंसी किस चीज़ में होती है भाई? हर्ट्ज में होती है। चुंबकीय फ्लक्स किस चीज़ में होता है? वेबर में होता है। ये मात्रक है, ये आप लोगों को याद ही रखने हैं। आगे जितने भी चैप्टर हम लोग करेंगे तो इसमें आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें जो होगी वो मैंने आप लोगों को बता दी। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ईएमएफ इक्वेशन। याद आप लोग कैसे रखोगे कि ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ इक्वेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा होगा वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? तो सबसे पहले तो डिपेंड करेगा अधिकतम फ्लक्स पे कि मैक्सिमम फ्लक्स कितना है? फाई एम। ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? नंबर ऑफ टर्न्स कितनी लगाई है हम लोगों ने वाइंडिंग में? ठीक है, इन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि सेकेंडरी में कितनी हमें आउटपुट मिलेगी। सीधी सी बात है, ये चीज़ मैंने बताई है कि ये प्राइमरी आ गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग आ गई। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी तो मतलब जो चीज़ है वो है। अब दूसरी क्या आती है कि इसकी लपेट संख्या कितनी है? अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो उसका पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल है वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर मान लो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो उसका ईएमएफ भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
आशा करता हूँ कि समझ आई होगी चीज़ आप लोगों को। अगर आप लोगों को अब तक नहीं समझ आई है तो प्लीज़ आप लोग अब भी कमेंट करके बता दें, दोबारा ये चीज़ मैं समझा दूँगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, सारी की सारी लाइनें मैंने लिखी है, कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ जाया करें ताकि आपको वो चीज़ें सारी अच्छे से समझ आ जाए। और अगर अब भी आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आती मेरे भाई, तो आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ 2-2 बार मैं कोई चीज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। समझ आई है कि नहीं आई? नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, उसके बारे में कल की क्लास में चर्चा करेंगे। एक बार इसका दोबारा आपको ओवरव्यू दे देता हूं। देखो, ट्रांसफॉर्मर कोर में जो पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। एक तो मैक्सिमम फ्लक्स यानी कि फाई एम पर, एक करेगा फ्रिक्वेंसी पर, सप्लाई की जो फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, एफ, और एक होगा नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि लपेट संख्या पर, ठीक है। अब क्या होता है, ई आर एम एस वैल्यू क्या होती है, एवरेज इंटू 1.11, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.44। 4.44 कैसे कि एक बार ये क्या करता है, 0 से लेकर एक, जब ये साइकिल पूरा करता है तो 4 बार क्या करता है, चेंज होता है। एक यहाँ पर चेंज होगा, एक यहाँ पर चेंज होगा, एक यहाँ पर चेंज होगा, एक यहाँ पर होगा। 4 बार एंगल बनाएगा तो 4 पॉइंट क्या आ जाएगा, 44। इसको डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फाई एम एफ एन, ठीक है। इस हिसाब से ईएमएफ इक्वेशन है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और कल की क्लास भी आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो कल इसी टाइम पे क्लास में आ जाएं। और फन टॉक्स विद विजय मेरा जो पेज है उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, और जो गुरु विजय शर्मा यूट्यूब चैनल है उसके साथ भी आप लोग जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी का दिन मंगलमय हो गई, ठीक है। क्लास शेयर कर दें आप लोग। धन्यवाद।